छात्रों, इसके पहले मैं जो है आपको देव बीजाणु जन्य के बारे में बता रहा था। अब हम चर्चा करने चल रहे हैं। देव बीजाणु हमने बताया था लास्ट में जो होता है क्रियात्मक महाबीजाणु या देव बीजाणु बनता है। अब उससे आगे की ओर कैसे जो होता है ये नर गुणकोद्भिद का विकास होता है, ये हम आपको चित्र के माध्यम से बताने चल रहे हैं। ये छात्रों से संबंधित चित्र है। ये एक सेल है अंडकोश का। ये शेष दोनों जो है सिनर्जिक सेल्स हैं। सिनर्जिक सेल्स और ये तीनों बनाते हैं ईग अपरेटस। लास्ट फिगर आइए नर गुणकोद्भिद के विकास के बारे में बताते हैं। इसके पहले हमने बताया था कि महाबीजाणु कोशिका जो होते विभाजित होकर के जो है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर के उल्टे टी के आकार में लंबवत जो है 4 महाबीजाणुओं का निर्माण करती है या महाबीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती है, जिसमें जो है 3 महाबीजाणु जो होते हैं ऊपर के नष्ट हो जाते हैं और एक महाबीजाणु जो होता है शेष बचता है, जिसको मैंने बताया था क्रियात्मक महाबीजाणु, जिसको क्रियात्मक महाबीजाणु फंक्शनल मेगास्पोर कहा जाता है।
हाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है दीर्घ यानी क्रियात्मक महाबीजाणु जो होता है नर मादा युग्मकोद्भिद का ये प्रथम कोष का होता है। क्रियात्मक जो है महाबीजाणु जो ये मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोष का होता है, और ये जो होता है आगुणित होता है। क्या होता है? आगुणित होता है। मादा युग्मकोद्भिद के विकास के समय क्रियात्मक महाबीजाणु जो होता है ये वृद्धि करके बीजांड काय को चारों ओर से घेर लेता है। फलस्वरूप जो होता है क्रियात्मक महाबीजाणु का केंद्रक जो होता है ये विभाजित होकर के दो संतत केंद्र, कितने? दो संतत केंद्रकों का जो है निर्माण करता है। फिर दूसरे विभाजन द्वारा दो संतत केंद्रकों का निर्माण करता है। ये दोनों केंद्रक जो होते हैं विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, जिसमें एक केंद्रक जो होता है संतत केंद्रक ये निभाग चलाजा की ओर, दूसरा संतत केंद्रक जो होता है ये बीजांड द्वार की ओर चला जाता है। अब दूसरा विभाजन होता है जिससे 2 से 4 संतत केंद्रक हो जाते हैं। इस प्रकार निभाग की ओर 2 और जो बीजांड द्वार की ओर दो केंद्रक दोनों ओर हो जाते हैं। इसके बाद जो है तीसरा विभाजन होता है जिससे निभाग एवं बीजांड द्वार की ओर 4 केंद्रक आ जाते हैं। अब इसके बाद जो होता है इसमें बीजांड द्वार और निभाग की ओर से एक केंद्रक मध्य की ओर बढ़ते हैं। किसकी ओर बढ़ते हैं? मध्य की ओर बढ़ते हैं, जिसको हम ध्रुवीय केंद्रक या जो है पोलन न्यूक्लियाई कहते हैं, जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक या पोलन न्यूक्लियाई कहते हैं। इसके बाद जो होता है वो जो है बीजांड निभाग की ओर की तीनों जो है ये केंद्रक जो होते हैं ये आपस में मिलकर के प्रतिमुख कोशिकाओं एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं, तथा मध्य में जो दोनों ध्रुवीय केंद्रक होते हैं ये आपस में मिलकर के द्वितीय केंद्रक 2n न्यूक्लियस यानी सेकेंडरी न्यूक्लियस का जो होते हैं द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, तथा जो है बीजांड द्वार की ओर की तीनों कोशिकाएं जो होती है आपस में मिलकर के जो है अंडोत्करण एक अपरेटस का निर्माण करते हैं, जिसमें मध्य वाली कोशिका को जो है अंड कोशिका एक्सल कहते हैं और शेष दोनों कोशिकाओं को जो होते हैं सहायक कोशिका सिनेर्जिस कहते हैं। फिर समझिए इस क्रिया को, ध्यान दीजिएगा। क्रियात्मक महाबीजाणु जो होता है मादा युग्मकोद्भिद का प्रथम कोशिका होता और ये आगुणित होता, अर्थात इसमें गुणसूत्र की संख्या जो होती है यह होती है। मादा युग्मकोद्भिद के समय क्रियात्मक महाबीजाणु जो होता है ये बीजांड काय को चारों ओर से घेर लेता है। फलस्वरूप इसका केंद्रक न्यूक्लियस जो होता है ये विभाजित होकर दो संतत केंद्रकों का निर्माण करता है। दोनों संतत केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर, अर्थात एक जो होता है निभाग की ओर, दूसरा बीजांड द्वार की ओर चला जाता है। अब दूसरा विभाजन होता है 2 से 4 संतत केंद्रक हो जाते हैं। इस प्रकार निभाग और बीजांड द्वार की दो संतत केंद्रक हो जाते हैं। अब तीसरा विभाजन होता है जिससे 8 संतत केंद्रक बन जाते हैं, जिसे जो होता है निभाग और बीजांड द्वार की ओर 8 संतत केंद्रक हो जाते हैं। अब इसके बाद जो होता है निभाग और बीजांड की ओर से एक केंद्रक मध्य की ओर बढ़ते हैं, जिनको हम पोलन न्यूक्लियर ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। इस क्रिया के बाद निभाग की ओर तीनों केंद्रक आपस में मिलकर प्रतिमुख कोशिकाओं एंटीपोडल सेल्स का निर्माण करते हैं और दोनों ध्रुवीय केंद्रक आपस में मिलकर के जो है द्वितीय केंद्रक या सेकेंडरी न्यूक्लियस या 2n न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, तथा बीजांड द्वार की ओर तीनों कोशिकाएं आपस में मिलकर के जो है ये अंडोत्करण एक अपरेटस का निर्माण करती हैं, जिसमें मध्य वाली कोशिका को जो है अंड कोशिका एवं जो है शेष दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो छात्रों आज मैं यहीं पर जो होता है समाप्त करता हूँ। इसके बाद अगली चर्चा अगले दिन करेंगे।